नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने 2 सीरीज़ कर चुके हैं इस जो मॉडल पेपर है इसका, ठीक है। तो वीडियो नंबर पहला और वीडियो नंबर दूसरा है मॉडल सेट पहला का, और आज हम तीसरा करेंगे, ठीक है। और ये वो मॉडल सेट है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% सारे क्वेश्चंस इसी मॉडल सेट का जो सीरीज चला रहे इसी से आएगा। एक भी फालतू नहीं आएगा आपका, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस सभी जो भी ये मॉडल पेपर है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आज खंड ग का लेंगे, ठीक है, मॉडल पेपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ मिलकर यूरोप को विनाश की और ले गया, इस कथन की पुष्टि करना है आपको। आपको बताना है जो राष्ट्रवाद जो है ना साम्राज्यवाद को विनाश की ओर ले गया, इस कथन की पुष्टि करना आपको बताना है। तो देखिए, इस कथन की पुष्टि बाल्कन राज्यों के उदाहरण द्वारा की जा सकती है। बाल्कन राज्य आप सभी को पता है। बाल्कन राज्य क्या है? बाल्कन राज्य में आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया तथा मॉन्टीनिग्रो शामिल थे। उनमें से अधिकतर देश ऑटोमन साम्राज्य के अंग थे। रोमानी राष्ट्रवाद के प्रभाव में ऑटोमन साम्राज्य में अलगाव का एक दौर क्या हुआ, शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बाल्कन प्रदेश के लोगों ने अपनी राष्ट्रीयता के आधार पर स्वतंत्रता एवं राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू की थी। यानी जो बाल्कन के जो लोग थे उन्होंने जो है ना अपनी राष्ट्रीयता यानी जैसे देश का नागरिक होने के नाते उन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार की मांग की थी। स्वतंत्रता यानी देश में कोई भी इंसान रहेगा तो स्वतंत्र रहना चाहता है, उसे क्या होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। उसे जो है ना कहीं बिजनेस करने का अधिकार होना चाहिए, और राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। यानी वो भी कह रहे थे जो हमें भी वोट देने का अधिकार दो, हमें भी पॉलिटिकल मतलब लीडरशिप यानी नेता बनने का अधिकार शुरू किया जाए। जैसे ही उन्होंने स्वतंत्रता मिलती थी वे किसी न किसी विदेशी शक्ति द्वारा अधीन बना लिए जाते थे। यानी कि जैसे ही स्वतंत्रता मिलती थी बाल्कन को, ठीक है, तो वो किसी न किसी दूसरे देश के लोगों ने जो है ना उसको क्या कर लेते थे, गुलाम बना लेते थे, अधीन कर लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर यही है। चलिए इस पॉइंट को हम देखते हैं, जैसे कि अब वे अपने विदेशी संरक्षण के प्रभाव में, यानी कि वो जो बाल्कन है ना वो विदेशी संरक्षण के प्रभाव में अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करने लगा। अपने क्षेत्र के विकास के लिए कौन? बाल्कन, ठीक है। यह दरअसल साम्राज्यवाद की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि बाल्कन जो एक राष्ट्र है उससे माना जाता है, जो बाल्कन से साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, जैसे कि देखिए 4th पॉइंट है, बड़े शक्तियाँ जैसे रूस, जर्मन, इंग्लैंड तथा ऑटो हंगरी, यानी कि ये बड़े शक्तिशाली राज्य थे, ठीक है। जैसे कि हम जो है ना इतिहास में राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। तो जो जर्मनी था, इंग्लैंड था, ऑटो हंगरी के मध्य बाल्कन प्रदेश पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है। और ये करने के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस प्रतिस्पर्धा ने अंततः प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया तथा यूरोप को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। यानी यूरोप के विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। साम्राज्यवाद ने यूरोप को क्या किया, विनाश के कगार यानी कि बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा किया। किसने? साम्राज्यवाद ने। चलिए अब हम इसके और अथवा करके क्वेश्चन है तो इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, जर्मनी की प्रारंभिक राजनीतिक स्थिति और उसके एकीकरण से संबंधित प्रमुख कदमों की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताइए, ठीक है। जर्मनी के प्रारंभिक राजनीतिक स्थिति के बारे में बताइए, तो भी आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए एकीकरण का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले आपको समझना है।
एकीकरण का मतलब होता है जो देश छोटे छोटे राज्यों में बटा होता है उनका एक हो जाना। जैसे कि हम इंडिया का एग्जाम्पल लें, भारत आज़ादी से पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है, सभी पे राजा का शासन था, लेकिन आज़ादी के बाद हम सब एक हो गए, ठीक है। तो उसी तरह जर्मनी में एकीकरण हुआ। 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से कुछ शहरों से बड़े आकार के न थे। नेपोलियन युद्ध के बाद भी जर्मनी में 48 यानी 48 स्वतंत्र राज्य बचे हुए थे। यानी कि नेपोलियन युद्ध के बाद, नेपोलियन का युद्ध हुआ उसके बाद 48 राज्य क्या हुआ था, जर्मनी में बचा हुआ था, ठीक है। इनमें प्रसा था, कौन, प्रसा, बर्तेमबर्ग, बावेरिया, बेडन और सक्सोनी काफ़ी बड़े राज्य थे। आकार और सैनिक शक्ति की दृष्टि से प्रसा सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली था। अब देखिए इसमें जो ये 1845 की बात कही गई है, 1845 ईस्वी में जर्मनी के प्रत्येक राज्य में विद्रोह हुआ। यानी कि 1845 में जो ना जर्मनी के हर एक छोटे बड़े राज्य में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, घटना हुआ था, और शासकों को लोकतंत्र ये संविधान बनाने पर क्या हुआ, मजबूर किया गया। लोकतंत्र किसे, जो जिसमें जनता का अधिकार हो, जनता का शासन हो, सबसे बड़ी जो शक्ति है वो जनता के पास हो। तो ये 1845 में जो है ना हुआ, और लोग इससे जो है ना क्या हुआ, वहाँ के शासक को लोकतंत्र संविधान बनाने पर मजबूर किया गया। और जर्मनी को एक करने की दृष्टि से और संयुक्त जर्मनी के लिए संविधान बनाने के उद्देश्य से फ्रैंकफर्ट में एक सभा बैठी। कहाँ पे एक सभा बैठी, आपको ये प्लेस का नाम याद रखना, फ्रैंकफर्ट, ठीक है। एक सभा बैठी थी, और फ्रैंकफर्ट जो है ना क्या था कि सभा ने जर्मनी के एकीकरण का प्रस्ताव रखा, ठीक है। किस सभा ने, आपको ऐसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो किस सभा ने जर्मनी के एकीकरण का क्या किया, प्रस्ताव रखा, तो आपको फ्रैंकफर्ट देना है नाम, ठीक है। इसके अंतर्गत एक संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण होना था। कैसा संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण होना था, जो प्रसा के राजा के अधीन काम करता है, और यह राजा जर्मनी का सम्राट कहलाता। यह राजा क्या था, जर्मनी का सम्राट यानी राजा कहलाता। लेकिन राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तथा इस प्रयास को सैन्य शक्ति से कुचल दिया गया, और राजा को ये मंजूरी नहीं था, तो उसने सेना से क्या किया गया, इस प्रयास को ख़त्म कर दिया गया। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो है ना, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख कदम क्या क्या थे। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख कदम, तो जर्मनी के एकीकरण के जो प्रमुख कदम थे बहुत ही आसान हैं, ठीक है। देखिए सैन्य शक्ति का प्रयोग करने से एकीकरण की संभावना हुई। यानी सैन्य शक्ति का जो प्रयोग हुआ, सेना का प्रयोग हुआ, उससे क्या हुआ, जर्मनी का एकजुट होना हुआ, ठीक है। और आपको याद रखना है कि उस समय जो जर्मनी का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था जर्मनी का। उन्होंने रक्त और लौह की नीति का युद्ध का नेतृत्व किया। जैसे कि भारत में जो है ना लौह पुरुष किसे कहा जाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसी तरह जर्मनी का जो प्रधानमंत्री था बिस्मार्क, उन्होंने रक्त और लौह की नीति युद्ध का नेतृत्व किया था। उसने ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से निकाल बाहर किया। यानी जो बिस्मार्क था ऑस्ट्रेलिया को जर्मन संघ से क्या किया, बाहर कर दिया। फिर ऑस्ट्रिया का पक्ष लेकर उसने डेनमार्क पर हमला बोल दिया, और फिर क्या किया, ऑस्ट्रिया का जो पक्ष लेकर उसने डेनमार्क पर हमला बोल दिया। और यह युद्ध स्लेस्विग और होल्स्टीन के अधिकार को लेकर हुआ। इस युद्ध में डेनमार्क पराजित हुआ, और इसके बाद उसने इटली का पक्ष लेकर ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया को क्या किया, पराजित किया। उसके बाद आप देख सकते हैं जो पुराने संघ के स्थान पर उसने 1886 यानी 66 में जर्मनी के 22 राज्यों को मिलाकर उत्तरी जर्मन संघ बनाया गया। यानी कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो उसमें कितने राज्य थे, 22 राज्य। आपको याद रखना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो उसमें कितने राज्य थे, तो 22। संविधान में प्रशा के शासक का पद वंशानुगत रखा गया।
संविधान में जो प्रथा था उसके शासक का पद जो है ना वंशानुगत यानी वंश के आधार पे चलता रहा, ठीक है। जैसे राजा, राजा का बेटा ही राजा, ठीक है। उसका सी पॉइंट है इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतिम युद्ध फ्रांस के साथ हुआ, फ्रांस की सेना पराजित हुई और नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। यानी कि जो अंतिम जो युद्ध था, लास्ट वाला जो युद्ध था, किसके साथ हुआ? फ्रांस के साथ हुआ, ठीक है। उसके बाद फ्रांस की सेना हार गई और नेपोलियन को क्या किया गया? बंदी बना लिया गया। किसको बंदी बनाया? नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। और जर्मनी के शेष राज्यों को भी संयुक्त जर्मनी में शामिल कर दिया गया। जर्मनी के बचे हुए जो राज्य था उसको क्या किया गया? जर्मनी में शामिल कर दिया गया, राइट। अब देखिए उसके बाद कह रहा है, पराजय के बाद फ्रांस एक गणतंत्र हो गया और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। इस प्रकार पराजय के बाद क्या हुआ? फ्रांस एक गणतंत्र हो गया और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित उद्धरण को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दे। यानी सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना? आपको याद रखना है 1948 में, क्योंकि उससे पहले एक साल पहले हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ, स्वतंत्र बना। तो उसके एक साल बाद श्रीलंका भी बना, ठीक है, जिसमें सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। यानी कि वहाँ जो है ना श्रीलंका में सबसे ज़्यादा नंबर में जो पीपल है वो सिंहली है, जो श्रीलंका के ही रहने वाले निवासी है। और वहाँ तमिल जो है ना कम नंबर में है, ठीक है। तो बहुसंख्यक जिसमें ज़्यादा संख्या में हो, तो यानी कि श्रीलंका में कौन से हैं? तो ज़्यादा संख्या में सिंहली लोगों का है, ठीक है। तो आपको इसमें जनरली लिखना क्या है? जैसे कि वहाँ श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से सरकार तो है, लेकिन सिंहली लोग जो है ना उसका ज़्यादा अधिकार है। यानी वो अपना प्रभुता जो है ना क्या कर रखा है? कायम कर रखा है, ठीक है। और बहुसंख्यक है इसी वजह से। अब देखिए इसका पॉइंट आपको देखिए, जो इसमें जो है ना फिर 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके, यानी कि 1956 में क्या किया गया? एक कानून बनाया गया और तमिल को क्या किया? दरकिनार कर दिया। यानी कि उसको उस कानून में हिस्सा नहीं दिया गया, बताया नहीं गया। सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। यानी कि जो तमिल भाषा था उसको राज्य भाषा नहीं घोषित किया गया, सिर्फ सिंहली को ही कर दिया गया। तो यह तो एक भेदभाव का कारण बन सकता है। घोषित कर दिया गया और विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। यानी कि जो विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में जो है ना सिंहली जो लोग हैं, ठीक है, जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं, उनको क्या किया गया? नौकरी देने की प्राथमिकता दी गई। और नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यानी सरकार क्या करेगी? बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी, ठीक है। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी, इससे क्या हुआ? श्रीलंका में जो तमिल के लोग हैं जो भारत में ही के हैं, जो आज़ादी के समय में क्या हुआ था, मतलब हमारा देश जब गुलाम था तो अंग्रेज़ काम कराने के लिए वहाँ ले गए थे, तो वहीं बस गए वो, ठीक है। तो श्रीलंका में जो तमिल है हमारे भारत देश का है, ठीक है। तो शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ाया, यानी कि उसे अलग कर दिया गया, उसे अधिकार देने से वंचित कर दिया गया, सरकारी नौकरी में उन्हें अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। तो उसे काफ़ी बुरा लगा। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, भाषा और संस्कृति को लेकर के। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है और नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। क्या हुआ? बिगड़ते चले गए। अब देखिए इसमें 30 जो है ना, जैसे बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं? 30 क्वेश्चन है, ठीक है। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? और सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए श्रीलंका में बहुसंख्यक प्रशस्ति के तहत किस तरह के कदम उठाए गए? यानी इस सभी क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए
बहुसंख्यक समुदाय के शासक में क्या 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 गलत है अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं हुआ तो चलिए इस तीनों क्वेश्चन का इसी में से पढ़ के आपको क्या करना था, आंसर देना था। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को हम देते हैं। ठीक है, तो बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है, तो वह व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाले बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से शासन करे और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना करे। यानी कि जो बहुसंख्यकवाद का अर्थ होता है, जो वह किसी देश में जैसे श्रीलंका में ही है, सिंहली बहुसंख्यक है, जो उसकी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, और वो अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, मतलब मनचाहे ढंग से शासन करता है, और जो है ना जो अल्पसंख्यक है उनको क्या कर रहा है, अवहेलना और बहुसंख्यकवाद कहलाता है। अवहेलना कर रहा है यानी उनको जो है ना क्या तिरस्कार कर रहा है। ठीक है, सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए सिंहलियों ने कैसे कदम उठाए। ठीक है, तो ये सब देखिए। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की भी चली। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। किसको, बौद्ध मत को। उसका डी पॉइंट है जो आप देख पा रहे हैं, देखिए एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानेपन को बढ़ाया और उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। परंतु यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। सिंहली समुदाय के संबंध क्या हुआ, बिगड़ते चले गए। अब देखिए ये क्वेश्चन इसी का जो है ना थर्ड पार्ट है, जैसे कि लोकतंत्र में अब कह रहा है बहुसंख्यकवाद में क्या गलत है अगर सिंहलियों को का जो है ना क्या शासन हो। ठीक है, तो ये देखिए लोकतंत्र में यह स्थापित सिद्धांत है कि सरकार बहुमत से चलती है, लेकिन बहुमत का अर्थ केवल धर्म या समुदाय की संख्या के आधार पर बहुमत नहीं है। अपने वास्तविक अर्थ में बहुमत का अर्थ बहुमत की राय, कभी कभी बहुसंख्यक समुदाय भी बहुमत की राय का हिस्सा हो सकते हैं। इसीलिए बहुसंख्यक समुदाय द्वारा शासन लोकतंत्र में अमान्य नहीं है, यानी वैलिड नहीं है। ठीक है, और अगर यह राय पर आधारित है। और देखिए उसके बाद कह रहा निसंदेह जो है ना क्या हुआ, जो सिंहलियों के बहुसंख्यक समुदाय और इनका सरकार में ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह लोकतंत्र का नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, भूमि निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है, उद्योग किस प्रकार के भूमि निम्नीकरण के कारण है। यानी कि मानव क्रियाकलापों द्वारा भूमि की उपजाऊ क्षमता का नष्ट होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। यानी कि जो मानव जो काम करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी, ठीक है, उससे जो है ना क्या हुआ, भूमि का जो है ना उपजाऊ क्षमता का क्या होता है, ख़त्म होता है। जैसे किसानों के द्वारा ये अक्सर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। उद्योग निम्नलिखित कार्यों से भूमि निम्नीकरण का कारण होता है। जैसे कि पहला देखिए खनन, क्या है पहला पॉइंट, खनन है। खनन के कारण व्यापक रूप से भूमि का क्षरण होता है। खनन से बस्ती, सड़क, फैक्ट्री, वनस्पति समाप्त हो जाती है और परिणाम स्वरूप भूमि क्षरण होता है। आप नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं, जैसे खनिज प्रसंस्करण, चूना पत्थर तोड़ना, खान खोदना, ठीक है, पत्थर तोड़ना आदि से वायुमंडल में धूल उड़ती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे, भूमि भराव, यानी उद्योग बहुत सा कचरा तथा खतरनाक अपशिष्ट खुले में फेंक देते हैं अथवा जमीन में दबा देते हैं जो नष्ट नहीं होते तथा इससे भूमि का क्षरण होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है तरल अपशिष्ट, उद्योग नदियों में प्रवेश किया गया
गंदा पानी डालते हैं, इससे जल तथा मृदा प्रदूषण होता है। उसके बाद वनोन्मूलन यानी वन को काटना, औद्योगिक उद्देश्यों से होने वाले वनोन्मूलन के कारण भी भूमि निम्नीकरण होता है, यानी वन को काटने से भी हम क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। भारतीय संविधान ने संघात्मक सरकार स्थापित की है, विचार विमर्श कीजिए। संघात्मक सरकार, तो भारतीय संविधान में संघात्मक सरकार स्थापित की है, यानी कि भारतीय संविधान के संघीय लक्षण, संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। यानी संघीय शासन व्यवस्था क्या कहते हैं, जैसे एक से अधिक स्तर पे सरकार, जैसे केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर की सरकार को क्या कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, और संविधान जो क्या होता है, संविधान भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, लिखित परंतु लचीला संविधान है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है ना, और हमारा जो है ना क्या है, जो हमारे देश का संविधान लिखित परंतु लचीला संविधान है। कैसा, लिखित परंतु लचीला संविधान। भारत का संविधान, लचीला का मतलब होता है उसे कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ जोड़ भी तो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखित संविधान है, इसका निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया और महत्वपूर्ण विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत तथा आधे या अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, 2/3 बहुमत, यानी कि पूरे जो है ना संसद में जो है ना 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज डेट 4 लोग हैं, 4 लोग में से कम 3 लोग वोट करेंगे तो वो पास हो जाएगा, वो स्वीकृति हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन यह कार्यविधियाँ लचीला किस्म की है। इसके लिए 1947 से 2006 तक अब तक 59 यानी 59 वर्ष में 93 संशोधन का संदर्भ है, यानी कि 93 संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। आपको ये याद कर लेना है बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद शक्तियों का विभाजन, हमारा संविधान क्या करता है, शक्तियों का विभाजन करता है। प्रशासन की शक्तियों को केंद्र और राज्य में इस प्रकार विभाजन करते हैं, जैसे संघ सूची, संघ सूची में आपको याद रखना है 97 विषय है, 97 विषय है जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है और केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है संघ सूची में। जबकि राज्य सूची में जो है ना 66 विषय है, एक 66 विषय है जो कि स्थानीय महत्व के होते हैं, इन पर राज्य का अधिकार होता है। जबकि समवर्ती सूची में जो है ना क्या होता है, समवर्ती सूची में आपका 47 विषय रखे होते हैं, इस पर केंद्र सरकार और राज्य दोनों का समान अधिकार होता है। ठीक है, केंद्र राज्य दोनों का समान अधिकार होता है। अब उसके बाद देखिए द्विसदनीय विधानमंडल, यानी संघात्मक शासन में केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। भारत में राज्यसभा तथा लोकसभा 2 सदन है। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय शासन में संविधान की व्याख्या, केंद्र राज्यों के विवादों को हल करने तथा अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए तथा भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और भारत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की व्यवस्था इसी आधार पर की गई है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए जैसे 33, तो 33 क्वेश्चन आपका है। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में क्या परिवर्तन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में परिवर्तन, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन जैसे कृषि करने की विधियों में परिवर्तन हुआ है तथा कृषि क्षेत्र ने उन्नति करनी आरंभ कर दी है। इससे पहले से बहुत अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करना शुरू कर दिया गया था। प्राथमिक क्षेत्र में क्रय तथा विक्रय की क्रियाओं में भी बहुत वृद्धि हुई है। ठीक है, क्रय और विक्रय में अधिक वृद्धि हुई है। उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में अब पहले से अधिक श्रम कामगार कार्य है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में परिवर्तन, यानी द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन हुए, क्या क्या हुए चलिए देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो है ना आधुनिक समय में निर्माण की नई से विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है, नए नए कारखानों की स्थापना की गई है और द्वितीय क्षेत्र दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। और कृषि में काम करने वाले अधिकांश लोगों ने सस्ते दर पर कारखाने में काम करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे कुछ उत्पादक तथा रोजगार में द्वितीय क्षेत्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। उसके बाद आप तृतीय क्षेत्र में देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा ये सारे पॉइंट आपको याद रखेंगे, ये एग्जाम में आएंगे आपके। ठीक है, ये VVI है।
ठीक है। तो पिछले 100 वर्षों में विकासशील देश द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर अग्रसर हुए हैं। यानी विकासशील जो विकास कर रहा है और विकसित जो विकसित हो चुका है, जैसे अमेरिका विकसित हो चुका है, भारतीय की विकासशील देश है, विकास कर रहा है अभी। कुल उत्पादन के संदर्भ में सेवा क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, सेवा क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे कि क्षेत्र काम करने के वाले व्यक्ति अब सेवा क्षेत्र में बढ़ गए हैं, यह सामान्य प्रकृति स्वभाव विकासशील देश है, ठीक है। अब ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है और ग्रामीण व्यक्तियों की सहायता के लिए यह अधिनियम क्या कदम उठाता है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये आते ही हैं हर साल, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 काम के अधिकार को लागू करने की केंद्र सरकार ने 200 गांवों के लिए यह कानून पास किया था। कितने? 200 गांवों में। यह अधिनियम 600 जिलों में लागू किया गया। 200 गांव 600 जिले, ठीक है। अब देखिए इसमें मनरेगा 2005 के अंतर्गत ग्रामीण लोगों की सहायता के लिए कदम उठाए गए। यह अधिनियम सभी व्यक्तियों को जो न्यूनतम दर पर काम करने की इच्छुक है उन्हें 100 दिन की न्यूनतम अवधि का लिए रोजगार देने की आश्वासन करता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, यह क्या है, जैसे कुल रोजगार का 1/3 भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित करता है। कुल रोजगार का 1/3 भाग अनुच्छेद 15 के तहत क्या है, 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। यदि इस सीमा अवधि के अंतर्गत रोजगार नहीं दिया जाता तो अनुरोध करने वाले को दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है। यानी दैनिक बेरोजगारी भत्ता भी देते हैं, अगर रोजगार नहीं दिया तो उसे पैसे देंगे सरकार, ठीक है। उसके बाद विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना, ठीक है। तो कैसे है, तो आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप, ठीक है। इसे आप अच्छे से क्या करें, याद कर लें। विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड है जो विकास मापने के आवश्यक है, क्योंकि मानव मात्र पर्याप्त आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी करने का व्यवहार पाना, स्वतंत्र आदि जैसे अन्य लक्षणों के बारे में भी चिंतन करता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो मापदंड अपनाए गए, लोगों का स्वास्थ्य क्या है, पहला लोगों का स्वास्थ्य है। मानव विकास का प्रमुख मापदंड स्वास्थ्य या दीर्घायु है। यानी विभिन्न देशों के लोगों की जीवन आशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित होगा। शैक्षणिक स्तर के आधार पर भी होता है। शैक्षणिक स्तर यानी पढ़े लिखे। मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड है शैक्षणिक स्तर। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही देश विकसित होगा माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी आप सभी ने सुना है, ठीक है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय मानव विकास का तीसरा मापदंड है, जो कि प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता, ठीक है। चलिए अब हम मैप वर्क भी करते हैं। भारत में जो है ना क्या हुआ, भारत में दिए गए यानी मैप वर्क है, दिए गए भारत के रूपरेखा मानचित्र पर 2 स्थानों ए बी दिखाए गए। इन दोनों स्थानों को निम्नलिखित जानकारी की मदद से पहचाने और उनके सही नाम और निकट खींची गई रेखाओं पर लिखिए, ठीक है। तो चलिए पहला जो है, इसमें पहला हमें ए में देखना है। जैसे ए में क्या है, हमारा वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सूती वस्त्र में का मजदूरों के साथ सत्याग्रह किया था, अहमदाबाद में किया गया था। ये वैसे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये वो है क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन है जो भारत के इसी रूप से रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 4 को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए। तो चलिए इसे हम दर्शाते हैं और देखते हैं। इसमें कहा गया है जो किसी 4 को दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए, पहला नरोरा, नामरूप, मुंबई, दुर्गापुर, नोएडा, सॉफ्टवेयर और कांडला प्रमुख समुद्री पतन है। तो चलिए इसे हम दर्शाते हैं। चलिए पहला नामरूप आपका कहाँ है, देखिए
ये जो फर्स्ट है आपको फर्स्ट यहाँ नामरूप यहाँ है, ठीक है। नरौरा, नरौरा आपको पता है ये यूपी में है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है ना मुंबई, मुंबई भी आपको कहाँ, ये रहा मुंबई, ठीक है। दुर्गापुर, दुर्गापुर भी आपका जो है ना क्या है, यहाँ है 3rd नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये मैप वर्क जो है ना क्या करना है, फिलअप करना है। ये रहा, कहाँ गया दुर्गापुर, अभी दिखा रहा हूँ आपको। हाँ ये रहा आपका दुर्गापुर यहाँ है, ठीक है। ये रहा आपका दुर्गापुर, ठीक है। नोएडा, नोएडा आपको पता है ये यूपी का है, ठीक है। तो नोएडा आपको ये रहा, ठीक है। उसके बाद कांडला, कांडला भी आपका ये रहा, ठीक है। कांडला, कांडला आपका कहाँ है, आप इसे जो है ना क्या कर सकते हैं, आसानी से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर है कांडला आपका, ये रहा देखिए, ठीक है। उसके बाद अभी इसमें 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपको पता है मुंबई महाराष्ट्र में जो है ना। और उसके बाद जो है ना सूती वस्त्र, ये जो वस्त्र के लिए महात्मा गांधी ने किया था, ये कहाँ किया था, ये गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद में, ठीक है। और ये मुंबई में किया गया था, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस मॉडल पेपर का लाभ मिले और वो भी अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं उससे आपको और आगे कराता रहूँगा, ठीक है। चलिए बाय।